सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेश कुमार आज आपके सामने संधि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये जानकारी व्याकरण विधि नामक पुस्तक है जो एनसीईआरटी के द्वारा संदर्भित है। इसी से इसका अंश लिया गया है। तो आज मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। आप आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, कैसे। संधि क्या होती है? संधि सिंपल भाषा में कहें तो संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। अर्थात दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार होगा या परिवर्तन होगा उसको ही हम संधि कहते हैं। यहाँ पर भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे है संधि कहते हैं। यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाई। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है सीधा सा, विद्या धन आलय, विद्यालय। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं विद्या प्रथम पद है, आलय इसका द्वितीय पद है। विद्या का अंतिम पद देखिए आप, विद्या का अंतिम पद देखिए आप, क्या है? आ। अंतिम पद में जो वर्ण है वो है आ, ठीक है। और आलय में देखिए, आलय का प्रथम जो वर्ण है वो क्या है? वो भी आ है। तो आ और आ मिलकर बन गया आ। तो यहाँ पर विकार क्या पैदा हुआ? आ और आ के मिलने से आ का ही विकार उत्पन्न हुआ है। और विद्या और आलय में आ और आ को हम समाप्त कर देंगे और बचेगा जो उनके मिलने से जो बना है। समझ रहे हैं आप? विद्या और आलय दोनों के आ से परिवर्तन होकर एक आ बन गया और वो आ इनको मिलाने में मदद करेगा। तो विद्यालय, विद्या का आलय, यहाँ पर ध्य में आ लग गया है और पीछे का लय और आगे का भी वैसा का वैसा हमने लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये विद्यालय रूप बन गया है। आगे बढ़े यहाँ पर विद्य आ धन लय में आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण, ये बहुत निकट है, इनकी समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया। आ एक दीर्घ वर्ण है, अ ऋस्व वर्ण है और अ का ही दीर्घ क्या है? आ है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अत्यंत समीपता के कारण, आ और आ की अत्यंत समीपता है और इस समीपता के कारण दो दीर्घ वर्ण है उनके स्थान पर क्या हो गया? एक आ वर्ण हो गया। अब आप देखिए इस वाले आ और इस वाले आ के स्थान पर क्या हो गया? एक आ हो गया, एक दीर्घ एकादेश हो गया, ये रूप में दीर्घ एकादेश हो गया। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। संधि के भेदों के बारे में बात करें तो भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहा जाता है। अब अच संधि इसको क्यों कहा गया, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, क्योंकि अच संधि अच प्रत्याहार के नाम से बना है। अच प्रत्याहार में आई ऊण रील ऋक ए ओंग आई औच ये सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसको अच संधि भी कहा जाता है। अच संधि अर्थात सभी स्वरों का जिसमें समावेश है वो प्रत्याहार को भी स्वर संधि के नाम से जाना जाता है।
दूसरी बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। इसको हल संधि कहा जाता है। हल संधि अर्थात ह से लेकर अंतिम माहेश्वरी सूत्र का जो शब्द है वहाँ तक 14वां नंबर का जो सूत्र है वहाँ तक पूरे वर्णों व्यंजनों का समावेश इसमें मिलता है, इसलिए इसको हल संधि और व्यंजन संधि कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि अगली आ गई, जहाँ पर विसर्ग से संबंधित विकारों का ही समाधान किया जाता है, या विसर्ग से संबंधित जो विकार होंगे उन्हीं में परिवर्तन होता है, वो विसर्ग संधि कहलाएगी। सीधा सा है, स्वर संधि में स्वरों में विकार, व्यंजन संधि में व्यंजनों में विकार, और विसर्ग संधि में विसर्ग से संबंधित विकार पैदा होते हैं। स्वरों में व्यंजन, स्वर संधि में व्यंजन संधि का व्यवधान नहीं होगा, और व्यंजन संधि में स्वर संधि का व्यवधान नहीं होगा। विसर्ग संधि में व्यंजन और विसर्ग के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है। स्वर, इसको बोलते हैं अच संधि। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्न भेद हैं। भेदों से पहले स्वर संधि के बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं हम। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, जहाँ पर दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता होती है और उसी समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण, यथा प्राप्त जैसा हमें वर्ण प्राप्त हुआ है, उस विकार को स्वर संधि कहते हैं। उस विकार को, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पर आप देखिए, आपने पढ़ा था विद्या और आलय। इसमें जैसे ध्य का आ और आलय का आ, इन दोनों के मिलने से परिवर्तन होकर एक दीर्घ आ बन गया था। ये एक दीर्घ आ बन गया था। ये दीर्घ आ ही क्या है? संधि का वो विकार है। दीर्घ, इसके जो है स्वर संधि के भेद, उसमें पहला है दीर्घ संधि। संस्कृत में इसके लिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ। अब संधियों में आप जैसे एक संधि पढ़ेंगे, दूसरी संधि पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, इसके भेदों में, तो आपको धीरे धीरे डाउट्स पैदा होने लग जाएंगे, कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, सीधा सा मैं आपको इसका पूरा परफॉर्मा बताऊंगा कि कैसे आपको इसको डिवाइडेशन में रखना है। सब कुछ अलग अलग है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए और ध्यान से देखिए। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि की बात करते हैं। यदि ऋष्व या दीर्घ, ऋष्व छोटा होता है, दीर्घ बड़ा होता है। यदि ऋष्व या दीर्घ अ, ई और उ तथा री स्वरों के पश्चात, इन स्वरों के पश्चात ऋष्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं। ये लाइन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा है अ, ई, ये देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है अ, ई, उ और री। ये चारों के पश्चात क्रमशः ऐसे की ऐसे, इसी कंडीशन में अ के बाद अ आ जाए, ई के बाद ई, उ के बाद उ और ऋषि के बाद अगर ऋषि आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगे? अ मिलकर क्या हो जाएंगे? आ, ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएगी। उ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। और ऋषि मिलकर दीर्घ ऋषि हो जाएगा। ठीक है। दीर्घ ऋषि और ऋषु ऋषि में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ये री ज़्यादा होता है। ठीक है। दीर्घ ऋषि में एक ये चूल्हा, जिसको बोलते हैं हम, एक गोल अर्धचंद्राकार ज़्यादा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अ और आ, यहाँ पे लिखा हुआ है
और आ के बाद अगर आ और अ या अ और आ हो तो आ किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो आ ही होगा। ई के बाद अगर ई हो, कैसे भी आए, छोटी ई के बाद बड़ी ई, दीर्घ ई के बाद ऋस्व, ऋस्व के बाद दीर्घ या दीर्घ दीर्घ या ऋस्व ऋस्व, कैसे भी, छोटा छोटा बड़ा 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 छोटा कैसे भी हो, क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ऐसे ही ऊ का है, वैसे ही ऋषि का है। तो ये कैसे भी आए, प्रथम यहाँ पर ये जो धन लगा हुआ है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो धन लगा हुआ है संधि में, ये इसके पहले वाला ये प्रथम पाद होता है, बाद वाला दूसरा पाद, इसी इसके पहले प्रथम पाद द्वितीय पाद, और ये परिवर्तन ध्यान से देख लीजिए आप। ये प्रथम पाद है, ये धन धन का निशान द्वितीय पाद, और ये उस हुआ जो परिवर्तन, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ, प्रथम पाद द्वितीय पाद, ये जो विकार उत्पन्न हुआ, ये विकार प्रथम द्वितीय, ये विकार। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, प्रथम पाद धन, द्वितीय पाद, और उसके बाद जो विकार उत्पन्न हुआ वो इसमें आ गया है। उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है यहाँ पे पुस्तक, उदाहरण में पुस्तक, धन, आलय। मैंने बोला था धन के पहले, इस धन के पहले ये देखो, धन के पहले क्या है, अ नहीं क है, लेकिन क पूरा है। यहाँ पर आप देखिए क पूरा है, मतलब हलंत क नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर अ साउंड होगा। आप क बोलिए, क, आपको अ का साउंड आएगा। आप बोलिए आलय, आ, तो अंतिम क्या है, यहाँ पे हो गया अ, यहाँ पे हो गया आ। तो आप देखिए अ धन आ, क्या बनेगा अ और मिलके, यहाँ पे देखिए आ बनेगा। तो यहाँ पर वैसे ही क्या बन गया, अ और आ मिलकर जैसे आ बना। तो आप यहाँ देखिए पुस्तकालय में, देखिए पुस्तक धन आलय, क्या बन गया, विकार कहाँ पे था, का, पुस्तक में आ लगने से पुस्तका हो गया, और लय का लय हमने वैसा ही लिख दिया है, तो पुस्तकालय वो सिद्ध हुआ। देवाशीष की बात करें हम, देव और आशीष, यहाँ पर है देव और आशीष, यहाँ पर है अ, यहाँ पर है आ, तो अ और आ मिलकर बन गए आ, तो यहाँ हो गया देवाशीष। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, आप उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगले वाले पेज पे चलते हैं हम। यहाँ कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं। दैत्य धन अरि, आप देख रहे हैं दैत्य धन अरि। तो दैत्य धन अरि में य में क्या है, अ, और पीछे वाले पाद में अ में क्या है, अरि में पहला है अ, तो अ और अ मिलकर बन गया आ, तो दैत्यारि। ठीक है, च और अपि, आप इसको अगर ऐसे समझना चाहे तो ऐसे समझे, च को हलंत करूँगा तो इसमें से अ अलग हो जाएगा। इसके बाद धन अपि, देख रहे हैं आप, अपि। अब ये अ और ये अ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ। ठीक है, तो अब वापस देखिए आप, अ और च का अ और अपि का अ दोनों मिलकर बन गए आ। च को मैं आगे रख दूंगा वापस वैसा का वैसा जैसे इसमें है, और आपी का पी पीछे रख दूंगा। ठीक है, अब च आ पी, अब च को और आ के साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा च और आ चा, और पी को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, तो क्या अर्थ बना, चापी। देख रहे हैं आप? ठीक है, वैसे ही विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, आ धन आ, आ धन अ बराबर आ।
गिरी धन इंद्र, यहाँ पर ई कर आ गया, ये ई और ई मिलकर दीर्घ री हो गया। ऋष्व ई और ऋष्व ई मिलकर दीर्घ हो गया। यहाँ पर कपि में देखिए ऋष्व ई और दीर्घ ईश का दीर्घ ई, कपीश। हमेशा ईश में बड़ा ई आता है, ध्यान रखना। ये ईश में बड़ा ई, ईश में हमेशा दीर्घ ई होगा, क्योंकि आपको अभी मैं विच्छेद से समझ पद बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप कपीश का संधि विच्छेद कीजिए, किसका? कपीश का। तो कपीश, कपीश में आप देख रहे हैं सबसे मध्यम वर्ड है पी, यहीं परिवर्तन की संभावना है पी। तो मैंने लिख दिया क प धन दीर्घ ई। ठीक है, अब देख रहे हैं कपीश, कपीश के बारे में बात करें तो एक मिनट, कपीश आप देख लीजिए, क प ई और श। हम इसको मुख्य रूप से देख लेते हैं। कप और श, ये दो पद हो गए। ई में परिवर्तन हुआ, ई को हम दो भागों में बांट देंगे, ई और ई। हमें अभी ये पता नहीं है कौन से में कौन सा ई आएगा। अब आप देख रहे हैं पीछे वाला ई और श, तो आप देख लो ई और श, मैंने दीर्घ ई कर दिया क्योंकि ई हमेशा दीर्घ होता है। दो सार्थक शब्द बनने चाहिए, इसको विच्छेद करने के बाद दो सार्थक शब्द बनने चाहिए। अगर सार्थक नहीं बन रहे हैं तो आपका संधि विच्छेद गलत है। पहले सार्थक शब्द बनने चाहिए दोनों संधि विच्छेद करते समय। यहाँ पर कप में प में भी ई जोड़ देंगे तो ये बनेगा कपी। देख रहे हो आप क्या बनेगा? क पी धन ईश। ईश में स हमेशा बड़ा ई बड़ा होता है, हमेशा दीर्घ होता है, और कपी शब्द में ई छोटा होता है, इसीलिए ये मूल शब्द है और वैसे के वैसे बन गए। अब आप कहेंगे सर इसमें छोटा ही क्यों लगा? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कपी शब्द में ई छोटा ही आता है, इसलिए हमने कपी लिख दिया, छोटा ई ही यूज किया। आगे बढ़ते हैं हम। मही धन ईश, तो महिष हो गया। नदी धन ईश, वैसे ही नदीश हो गया। बड़ी ई मिलकर ई बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। लक्ष्मी धन ईश्वर, लक्ष्मीश्वर। अब आते हैं यहाँ से ऊ के उदाहरण। भानुदय, सुक्ति, भानुदय, पितृणम और री के उदाहरण। सु देखिए आप, सुधन उक्ति सुक्ति। लघु लघु मिलकर क्या बन गया? दीर्घ। सु में ऊ कहाँ से आ गया? सु में ऊ हो गया बड़ा। देखो आप यहाँ पे सु में ऊ बड़ा है। भानुधन उदय, भानुदय की बात करें तो भानुदय में नू में ऊ बड़ा हो गया है। भानुदय छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। सुक्ति में सु का छोटा ऊ और उक्ति का छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। और यहाँ पर नीचे इसमें बात करें तो पितृधन ऋणम, क्या बन रहा है? पितृधन ऋणम। ये देखिए ऋषि और ऋषि मिलकर दीर्घ ऋषि बन गया। तो इतना आपने पढ़ा। इसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे जाते हैं कि जैसे अ और आ, ये किसी भी तरीके से आए, अगर आ के बाद आ ही आता है तो वो आ ही बनेगा। ई के बाद अगर ई आए तो दीर्घ ई बनेगा। ऊ के बाद ऊ किसी भी फॉर्म में आए, छोटा बड़ा, बड़ा ऊ बनेगा। ऐसे ही ऋषि का है। ठीक है, तो ये आण प्रत्याहार, सॉरी अक, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। प्रत्याहार के बारे में आपको अगले बता दूंगा ये आगे।
पहले हम इसको मुख्य रूप से संधि संधि पढ़ लेते हैं। तो दीर्घ संधि मैंने आपको बताई। अब हम जाते हैं गुण संधि के ऊपर। गुण संधि तो आद्य गुण इसका सूत्र है। आद्य गुण इसका संधि सूत्र है। इसका संज्ञा सूत्र है अदेंग गुण। आद एंग गुण। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई है तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। सबसे सीधा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको यहाँ पे बताया है, ये देखिए अ आ। प्रथम पद में क्या आ रहे हैं? अ आ। द्वितीय पद में क्या है? ई, ऋस्व और दीर्घ दोनों ई है। अ आ के बाद अगर ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम देखिए, देवेश। ए आ रहा है तो सीधा सब बना दूंगा। देव धन, वही ईश, ईश में ई बड़ा। ठीक है, ईश। अधन ई बराबर क्या बन गया? ए, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत सीधा है। अधन ई बराबर ए। गुण संधि अगर आएगी तो ई, उ और री, ये तीन ही लेके आएगी। गुण संधि जहाँ भी बात की जाएगी ई, उ, री की बात की जाएगी। अ और आ के बाद पहले रखो आप अ या आ। मैं एक छोटा फॉर्मूला बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ये देखिए, अ या आ के बाद, इनके बाद अगर ई या ई आए तो ए। ठीक है, और उ आ जाए तो अ आ के बाद अगर उ और उ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऋषि आ जाए तो ऋषि छोटा हो या बड़ा हो तो हो जाएगा अर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। अ आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए हो जाएगा। अ आ के बाद अगर उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। लेकिन ओ की ये कंडीशन है, ये छोटा वाला होगा, ऋस्व ओ होगा, दीर्घ ओ नहीं आएगा। इसी तरह अगर अ आ के बाद ऋषि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर। बस ये परिवर्तन होते हैं तीन। उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। ये देखो, उप, उप का आ गया अ, यहाँ पर आ गया ई, अ और ई मिलकर बन गए ए। अ देवेंद्र, देवधन, इंद्र, देवेंद्र। गण में अ, ईश का ई, अधनी बराबर ए। महेश से बात करें, इधर से बात करें, महेश ए आ रहा है, ए है तो ए का क्या हो जाएगा? महान है जो ईश, महा ईश। महा और ईश। आगे अ या आ आएगा, मह कोई वर्ड नहीं होता तो मह की जगह हो जाएगा महा। महा में टूटेगा और इधर ईश में टूट जाएगा। ठीक है, इधर देखो नीचे, नरेश की बात करता हूँ। नरेश, ए आ रहा है। अब पीछे क्या है? श। किस में टूटेगा? ए। अ और ई में टूटेगा। ठीक है, जानते हो आप सब, ए है तो अ और ई में टूटेगा। अ को आगे वाले के साथ ले जाते हैं, नर के साथ, और पीछे वाले ई को इस श के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हो गया नर और ईश, नर और ईश। वैसे ही हो गया सुरेश, सुरधन, ईश। आप देख रहे हैं सब ईश में बड़ी ई की मात्रा है, इंद्र में छोटा ई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अ नीचे लिखा हुआ है अ,
ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ये देख लीजिए आप, ए एवं ओ वर्णों को ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। ये गुण वर्ण ही होते हैं, ए और ओ। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम। लता धन ईव, आ धन ई बराबर ए हो गया। वैसे गंगा धन इति, आ धन ई बराबर ए हो गया। ऊ की बात करें, यहाँ पर ऊ का क्या हो जाएगा, ओ। ऊ का हो जाएगा ओ, अगर आगे आ जाए तो। जैसे भाग्य में लास्ट में ऊ मिलकर बन गया यो, ओ। सूर्य का और उदय का ऊ मिलकर सूर्योदय। नर का उत्तम का ऊ बन गया ओह। ऐसे हितोपदेश की बात करें तो हित का उपदेश, हित का उपदेश का ऊ, हितोपदेश। ऐसे हम इसके रूप बना सकते हैं। ये देखो आप, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं इसमें। आ के बाद अगर ऋषि आ जाए तो अर हो गया। देख रहे हैं आप, देवधन ऋषि, री, देव अर। आपको साउंड आएगा अर का। देवधन ऋषि, देव धन ऋषि, ठीक है। यहाँ का और इसका हो गया री। और री मिलकर क्या बनेगा, और ऋषि मिलकर बनेगा अर। ठीक है, बन गया। तो देवर्षि, देवर व के साथ अ लग जाएगा, और र जो ये व के साथ जाएगा और र ऊपर चढ़ जाएगा, तो देवर्षि। वैसे ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्मार्तु, इसको पढ़िए आप, ग्रीष्मार्तु, वर्षर्तु। ठीक है। वृद्धि संधि की बात करते हैं अब। हमने पढ़ लिया है दीर्घ। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समान स्वरों के समान स्वर आने पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है, मतलब वो दीर्घ वाला प्रभावी हो जाता है। बड़ा भाई जीत गया, छोटा हार गया है। आ और आ तो बन गया आ। ई और ई क्या बन गया, बड़ी ई। ऐसे ही वृद्धि की बात करें, गुण में भी ऐसा ही है। आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए हो जाएगा, ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, री आ जाए तो अर हो जाएगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में वृद्धि रेची, आत एत ची, वृद्धिर एची, वृद्धि रेची। वृद्धि संधि में वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है, आ के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ए आई। डाउट में बताना। गुण संधि में ई आया था तब ए हुआ था, यहाँ पर ए और आई हुआ है तो उसका बड़ा दीर्घ हो गया, यहाँ दीर्घ आया है। आप देख रहे हैं यही संधि वृद्धि संधि में आया था, यही दीर्घ संधि में आया है। दीर्घ संधि में क्या आया है, आ के बाद आ हो तो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आ के बाद आ नहीं है, यहाँ आ के बाद ए और आई है, तो ए आई मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ए। ठीक है। और यदि और आ के बाद ए आई हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ उस ए हो जाएगा। इसी तरह आ के बाद अगर ओ हो तो क्या हो जाएगा, ओ या बड़ा ओ हो तो दीर्घ ओ हो जाएगा। देख रहे हैं आप सब, ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, बस दो परिवर्तन आए हैं इसमें। एक तो बना है ए, एक बना है ओ। ठीक से देखने में नहीं आ रहा हूँ तो एक बार देख सकते हो क्या परिवर्तन हुआ, बस दो परिवर्तन हुए, ए और
ओ, बस। ये भी कब, जब आगे अ और आ हो और पीछे अगर ए आई हो तो बड़ा ए हो जाएगा, ओ आओ हो तो बड़ा ओ हो जाएगा, बस सीधा सा। मम धन एव, मम एव, अ के बाद ए आ गया तो बड़ा ए हो गया। यहाँ पर दो मात्रा लग गई, देख रहे हैं आप, दो मात्रा है। गुण संधि में दो मात्रा नहीं होती, ए में एक ही मात्रा होती है। मम धन एकम, दो मात्रा, जहाँ दो मात्रा ए में दिख जाए वहाँ पर सीधा वृद्धि संधि। जहाँ एक मात्रा अगर ए दिख जाए तो वहाँ पर गुण संधि जाएंगे हम। तव धन एव, तवेव, अधन ए बराबर बड़ा ए, दीर्घ ए हो गया, ये देखो दो मात्रा एक ही। तव धन एव, तवेव, वो अ और ए मिलकर दीर्घ ए हो गया, ठीक है। ओ, आ, ए और औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आ गया आ दीर्घ ए और दीर्घ ओ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। अब आप बताइए मुझे, गुण वर्ण किसे कहते हैं? पता है आपको? ये लिखा हुआ है अ, वहाँ पर था आ, यहाँ पर ऋष्व ए है, वहाँ पर दीर्घ ए था। यहाँ पर ऋष्व ओ है, वहाँ दीर्घ ओ था। जहाँ पर तीनों ऋष्व हो वहाँ गुण अ ए ओ, और जहाँ पर तीनों दीर्घ हो वहाँ पर वृद्धि वर्ण, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर इसके और भी उदाहरण हैं। अध धन एव, अधेव, लता धन एव, लतेव, तथा धन एव, तथेव, सदा धन एव, सदैव, देवेश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य में भी बड़ा ए आता है हमेशा, ठीक है, ध्यान देना, हमेशा ऐश्वर्य में हमेशा बड़ा ए आता है। ऐक्यम, ऐक्यम, ठीक है। अब आ गया अ के बाद अगर ओ हो तो दीर्घ हो जाता है। वैसे जलधन ओद, जलौद, ममधन औषधि, ममौषधि। आप देख रहे हैं औषधि को, किसको? औषधि, यहाँ पर एक ही ओ है, यहाँ भी एक ही ओ है। औषधि में दो दीर्घ ओ नहीं, ऋस्व ओ की का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, विद्याधन औचित्यम, विद्योचितम, आत्म औत्सुक्यम, आत्मौत्सुक्यम। तो ऐसे वर्ण अधन ओ बराबर औ। वर्ड बड़ा है तो उसे सोचना नहीं है, सीधा सा उस मूल जड़ को पकड़ो जहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है। यण संधि की बात करें तो इको यणची, जहाँ पर इक प्रत्याहार का वर्ण आ जाए वहाँ पर इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। कैसे? महेश्वरी सूत्र आपने पढ़ा है। इक प्रत्याहार क्या होता है? ई अ के बाद ई उ रील री, ई उ रील री, जैसा कि यहाँ आपको उदाहरण दे दिया है यहाँ पे। इक प्रत्याहार में ई उ रील री, इसके स्थान पर यण, यण मतलब य व र ल हो जाता है। जब ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र, री को ल आदेश होता है। सीधा सा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ई को क्या बना देंगे? य, उ को बना देंगे व, ऋषि को बना देंगे र, और री को बना देंगे ल। बस सीधा सा है। ई को य बना देंगे, उ को व बना देंगे, री को र और री को ल, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार, ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र और री का ल, ठीक है। ई को य आदेश होगा, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, उदाहरण देख लेते हैं इसके। यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि, इत्यादि,
अति धन आचार अत्याचार। यहाँ पर ई आ रहा है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, मतलब कोई भी पीछे स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, बस ई नहीं आना चाहिए। अगर ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि बन जाएगी। समझ रहे हैं आप? ई के बाद असमान स्वर आ गया कोई भी, ई के बाद जैसे अ आ गया तो ई के बाद अ आ गया तो ई का क्या हो जाएगा? य। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्य बना है, ध में द और य मिलकर ध्य बनता है, ई का हमने य बनाया है। ऐसे ही अब इसमें देखिए इत्यादि, इत्यादि में य बन गया, ई और अ मिलकर य बना। त हलंत हो जाएगा, जैसे ही त में से ई हटेगा त हलंत हो जाएगा, इसलिए त यहाँ पर आधा आ गया है। ठीक है, इत्या आ जुड़ने से य में आ हो गया इत्या, और ती इत्यादि। ठीक है, ऐसे रूप सिद्ध होता है। अतिधन आचार अत्याचार। इति धन अवदत इत्यावदत, अवदत त हलंत हो जाएगा, ई का य हो जाएगा तो इत्य, और य में अ लगा देंगे, इत्यवदत। नदी धन आवेग नद्यावेग। सखी धन ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम। सुधन आगतम स्वागतम। अनुदन अय अन्वय। अनुदन ईषणम अन्वेषणम। ऐसे रूप सिद्ध हुए हैं ज्ञान संधि में ई के। अब हम देखते हैं आगे। मधुदनहरी मध्वरी, यहाँ पर ऊ का व बन रहा है। ठीक है, वधुधन आगमनम वध्वागमनम। पितृधन आदेश पित्रादेश। पितृधन उपदेश पितृपदेश। यहाँ पर री का ऊ बन गया, त्रु र, त और र मिलकर त्र। ऋषि है, इसे असमान स्वर आ गया, री का क्या बना दिया? र। ठीक है, और त और र मिलकर क्या बनता है? बताया था आपको, संयुक्ताक्षर त्र बनता है। तो यहाँ पर पितृदेश त्र बन गया। ऐसे पितृधन उपदेश पितृउपदेश। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा। लृधन आकृति लाकृति। लृ का हो जाएगा ल, तो ल में आ मिलने से ला बना, और कृति का कृति, ऐसा कैसा हमने लिख दिया लाकृति। अयादि संधि की बात करें, ये सबसे अलग ही है संधि, एक बार इसको बस समझना है, बाकी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एचो आय अव आय आव, इसको ऐसे याद कीजिए, एचो यवा याव, एचो अया वा याव, एचो अयवा याव। यह अनुग्रह चिन्ह है, इस अनुग्रह चिन्ह का उच्चारण अ होता है। ठीक है, तो जब ए और दीर्घ ए आई ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए के आए, ऐसा किसी भी संधि में पहले नहीं होता है। ए के बाद असमान स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी, बस ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए आते ही दूसरी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ए के बाद कोई भी स्वर आए तो इसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन? ए को आए, बड़े ए को आए, ओ को आओ, और औ को आओ आदेश हो जाता है। इसे आदि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीधा सा बता देता हूँ आपको इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम जैसे ए और आई, ओ और आओ। ठीक है, ए में तो हम लगाएंगे य, और ओ में लगाएंगे हम व। ठीक है, अब ये ऋश्व है ए, तो यहाँ पे अ लगा दो। ये दीर्घ है तो यहाँ पे दीर्घ लगा दो, आ भी दीर्घ है और ए भी दीर्घ है। ओ की बात करें तो ओ में ये ऋश्व है, छोटा है, तो अ लगा दो। ये दीर्घ है, बड़ा ओ है, तो यहाँ पर आ लगा दो। पीछे सबको हलंत कर दो।
अब बताओ क्या बना, ए का आए, दीर्घ ए का आए, ओ का आओ, दीर्घ ओ का आओ। ठीक है, हमने क्या बनाया, ए आई लिखा, इसको लास्ट में यह करेंगे, ओ का वह कर देंगे, ए का यह होता है, ओ का वह होता है। ठीक है, तो ए का यह करके दीर्घ ए है, इसीलिए हमने अ लगा दिया यहाँ पे। सॉरी, ये ऋष्व है इसलिए हमने ऋष्व अ लगा दिया। यहाँ पे दीर्घ है इसीलिए हमने दीर्घ लगा दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए जो है दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ आ गया। यहाँ ओ है, ऋष्व है, इसलिए अ भी ऋष्व लगाया। यहाँ ओ दीर्घ है, या इसको भी दीर्घ लगा दिया। ए का आए, बड़े ए का आए, आओ, आए, आओ, सीधा सा है। उदाहरण देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ने धन अनम, ए के बाद क्या आ गया, अ आ गया। ए के बाद अगर अ आ जाए तो ए कौन सा है, ऋष्व। ए का य बनाना है और ऋष्व है तो उसके आगे अ लगा देंगे, आय हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना, न य, न में लग गया अ और य, ने में है ए और अनम, अनम का अ, ए और अ मिलकर बना आए, न य नम। ठीक है, ये नम ऐसा कैसा लिखता है मैंने, और ये मिलाकर यह बना दिया, आए और न और अ मिला के क्या बनाएंगे, न य न म, बन गया। ठीक है, अच्छा, शेधन अनम, नेधन अक नायक, यहाँ बड़ा ए आ गया। यहाँ देखिए आप, दीर्घ ए है तो आय हो गया, ओ आ गया ऋष्व, आओ हो गया ऋष्व ओ, आओ। ये देखो दीर्घ आ गया। पावक में देखिए, पावक में पो, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे दीर्घ है इसलिए यहाँ पे आओ, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ भी आओ। ठीक है, ये जो नाविक में ई का आ रहा है, भावुक में उ का आ रहा है, ये पीछे वाले ई और उ की वजह से है, क्योंकि पहले अभी तक अ आ रहे थे, इसीलिए हमने इतना परेशान नहीं हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आप सबको। अब बात करें हम पूर्व रूप संधि की। ठीक है, पूर्व रूप संधि एंग पदांता दति। पूर्व रूप संधि को अयाधि संधि का अपवाद कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, पूर्व रूप संधि को अयाधि संधि का अपवाद कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ऋष्व अ आए तो ए धन अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए का आदेश तथा ओ और के बाद अगर अ आ जाए, दोनों के स्थान पर ओ का आदेश हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में ही विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन अ के रूप लिपि में अवग्रह द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे हरे अत्र में हरे यत्र होना चाहिए था, परंतु अ, ये देखिए आप सीधा सीधा, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, अवग्रह, अवग्रह चिन्ह आता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप सीधा सा इसमें जाते हैं। जैसे हरे अत्र, हरे अत्र, ए के बाद क्या आया, अ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ए के बाद क्या आ रहा है, अ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डाउट हो गया कि कैसे अ के बाद क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर हरे अत्र, तो यहाँ पर वैसे रूप क्या बनना चाहिए, ये देखो हरे यत्र बन गया आय, अयाधि संधि के हिसाब से। परंतु ए में समा गया और रूप बना हरे अत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ते धन अपी, आप एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, हरे धन
अत्र, वृक्षेदन अपि, जलेदन अस्ति। तो यहाँ पर ए के बाद अ का क्या हो गया, सब ऐसा का वैसा लिख दो। ते ऐसा का ऐसा, अ को अगोबर बना दो और पी लिख दो। वृक्षे अपी में वृक्ष वैसा का वैसा लिख देंगे, अ को अगोबर बना देंगे और पी, वृक्षे पी, सबसे इजी है। पूर्व रूप संधि बहुत सीधी है। जले धन अस्थि, गोपालो धन अहम, विष्णु धन अव। ठीक है, इसका अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं आपको विस्तार से और समझा दूंगा सूत्रों के माध्यम से। अभी आप ये देखिए, ए और ओ के बाद अगर अ आ जाता है तो वहाँ पर पूर्व रूप संधि बनेगी। ठीक है, प्रकृति भाव बोलते हैं। 7वें नंबर की संधि है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्य। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति मतलब परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रक्रिया संज्ञक होता है तो उसके बाद अच आता है, और प्लुत और प्रक्रिया वर्णों की संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। प्रक्रिया संज्ञा है प्लुत, प्रक्रिया अचिनित्यम। जहाँ प्लुत संज्ञा होगी, प्लुत होती है ऋष्व, दीर्घ और प्लुत। ऋष्व स्वर की 3 विधि गतियाँ होती है, ऋष्व, दीर्घ आ और प्लुत आ। ठीक है, मुर्गा जब बांग देता है तो वो तीनों में बांग देता है, आपको पता हो तो। कुकड़ू कू मतलब कुक, उसके लिए ऋष्व है, कू उसके लिए दीर्घ है, और कू उसके लिए प्लुत है। तो ऋष्व, दीर्घ, प्लुत स्वर की 3 गतियाँ होती है। इदुदेतम द्विवचन प्रक्रिया, और प्रक्रिया संज्ञा का दूसरा सूत्र है अत्सो मात। ठीक है, तो इसमें इदंत, उदंत तथा एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होती है। किसकी? इदंत, उदंत और एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई, उ और ए हो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, सूत्र देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कविदन इच्छत, इच्छत है द्विवचन, इच्छति इच्छत, समझ रहे हैं आप? इच्छति इच्छत धातु रूप आ गया, द्विवचन है। इन द्विवचन के बाद आगे आ गया ई, तो कवि धन इच्छत, तो यहाँ पर ई और ई मिलकर क्या बनना चाहिए? बड़ी ई बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। कवि इच्छत ही दूर दूर ही रहेंगे। विष्णु धन इमो, विष्णु इमो ही रहेंगे। पीछे द्विवचन इकारांत, और कौन सा बताया था आपको, बताओ बताइए? इकारांत, उकारांत और एकारांत। ठीक है, इनके बाद ये अगर द्विवचनांत है तो उनकी क्या होगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी और वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहेंगे। यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिके ये क्रमशः इकारांत, उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रकृति संज्ञक है, अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती। इसलिए ये कवि इच्छत, विष्णु इमो, बालिके आगच्छत ही रहेंगे, न कि कवि इच्छत इत्यादि। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था ये दूर दूर ही लिखे जाएंगे, बस इनके धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह आप हटा दो, बाकी ऐसे कैसे ही लिखे जाएंगे। अगला है इसमें ख अधस्सो मात। अधस शब्द में म के बाद ई तथा उ आए तो वहाँ पर भी प्रकृति संज्ञा होती है। जैसे अधस शब्द के रूप में अमी, अमी इसके बाद ई आ गया, अमू इसके बाद आ गया। यहाँ पर अमी तथा अमू प्रकृति संज्ञक है, अतः किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। पूर्व रूप संधि की बात करें, एंगी पूर्व रूपम, उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उसका पर रूप एक आदेश हो जाता है। आप ध्यान से सुने,
उपसर्ग के आगे वाला जो आएगा वो पद, उसमें वो उपसर्ग किसका होगा, वो किसका होगा, उपसर्ग का ठीक है। ऐसे गिने चुने उपसर्ग हैं जो अकारांत हैं। समझ जाते हैं आप। ये देखो, आप ध्यान से सुनिए। प्रधन एजते, अ के बाद आ गया ए तो बन गया प्रेजते। उपधन औषधि उपोषधि। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा ये संधि कौन सी है, तो आप ये सीधा सीधा बोल दें कि यहाँ पर पररूपम संधि है। कौन सी संधि, पररूप संधि, और एंगी पररूपम इसका सूत्र है। एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ। उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उसका पररूप एक आदेश हो जाता है। इस पररूप संधि में को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। किसकी संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जहाँ पर वृद्धि होती है ए ओ वाला, ठीक है, अ के बाद ए आए तो आई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, ओ आए तो औ हो जाएगा। पूर्व पररूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उनमें मिल जाए। जैसे प्रधन एजते प्रजते, वृद्धि कार्य प्रजते होना चाहिए था, लेकिन प्रध में स्थित अ की स्थिति ए में मिल गई, अर्थात अधन ए बराबर ए ही एक आदेश हो गया। यहाँ पर ये बताया गया है अधन ए मिलकर क्या बना, ए बन गया। लेकिन क्या होना चाहिए, ये बनना चाहिए वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग तो, लेकिन वृद्धि संधि नहीं होकर ये प्रयोग जो है वो उपसर्ग का है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजते ही रूप बनेगा। ठीक है, इसका अभ्यास कार्य है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और 3। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगली व्यंजन संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं।